हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनाकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के बीच पिनाकल पब्लिकेशन की एसएससी एग्जाम स्पेशल 6500 जीएस बुक के वीडियो सॉल्यूशन के साथ। बुक में 6500 प्लस जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन हैं। टीसीएस एसएससी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो सभी यहाँ पे शामिल किए गए हैं 2023 तक के। और बुक जो है चैप्टर वाइज आप सबके लिए अवेलेबल है। चैप्टर वाइज है, जैसा आप सब देख सकते हैं, हिंदी माध्यम में भी है और इंग्लिश में भी है। एसएससी के अपकमिंग 2024-25 के एग्जाम के लिए ये बुक काफी हेल्पफुल आप सबके लिए रहने वाली है, क्योंकि एसएससी अपने एग्जाम में भैया 70-80% तो प्रीवियस क्वेश्चन ही पूछता है। तो आप और भी डिटेल सॉल्यूशन आप सबको यहाँ पे दिए गए और वही हम सब यहाँ से वीडियो सॉल्यूशन में भी करने वाले हैं। चलिएगा, अपनी क्लास को हम लोग यहाँ से शुरू कर लेते हैं भाई। और मराठा एम्पायर, विजयनगर एम्पायर से हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट टाइम हम लोग जो है मुगलों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हुए उनको हम लोग पढ़ के आए, मुगल। आज हम लोग मराठा और विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। 425 425 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहले पढ़ चुके थे। 426 नंबर क्वेश्चन के साथ आज अपनी क्लास को शुरू करने वाले हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरु लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ। निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने खालसा पंथ की नींव रखी थी? गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर और गुरु नानक देव। सही आंसर जो होगा क्या होगा भैया? पहला तो जान लीजिएगा, गुरु नानक देव जो है वो फर्स्ट पहले सिख गुरु हुए थे। पहले सिख गुरु गुरु नानक देव जी हुए, इन्हीं के अनुयायी ही सिख कहलाए। गुरु तेग बहादुर जी हैं, ये 9th सिख गुरु हुए, 9वें सिख गुरु। गुरु अर्जुन देव जो है ये 5वें सिख गुरु हुए थे, 5th सिख गुरु, 5वें। इन्होंने जो है सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना करी थी। और गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं 10वें व लास्ट सिख गुरु हुए, 10वें और अंतिम जो है सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी ने ही खालसा पंथ की स्थापना करी थी 1699 में। 1699 में जो है खालसा पंथ की स्थापना 13 अप्रैल 1699 को जो है इनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए को आप मार्क करेंगे यहाँ से, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव के द्वारा जो है धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की जो है रचना की गई थी। आदि ग्रंथ की रचना जो है गुरु अर्जुन देव के द्वारा की गई थी। ये 5वें सिख गुरु हुए थे, 5वें सिख गुरु। और गुरु नानक देव जी पहले सिख गुरु होते हैं, ठीक है। और सेकंड दूसरे सिख गुरु पढ़ के आते हैं गुरु अंगद देव। और इनके द्वारा जो है भैया गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की गई थी। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत जो है इनके द्वारा की गई। चलिए क्लास को आगे बढ़ाएंगे फिर हम लोग। ये सिख गुरु से लास्ट टाइम का हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 427 के साथ, जैसा मैंने आप सबसे कहा मराठा और विजयनगर एम्पायर से संबंधित क्वेश्चनों को हम लोग अपनी क्लास में पढ़ेंगे। 25% of the land revenue collected by Maratha in the Deccan was dash। दक्कन में मराठाओं के द्वारा वसूला जाने वाला भू राजस्व के 25% को क्या कहा जाता था? 25% को आप ऐसे लिखते हैं 25 और प्रतिशत। जब प्रतिशत का साइन हटाते हैं तो आप डिवाइड में 100 लेके आते हैं और काट देगा ये इसको भैया 1 और ये 4 पे, तो 1/4 है ना, चौथा हिस्सा। तो उसको क्या कहते थे? भोग, सरदेशमुखी, चौथ या फिर भाग के नाम से उसे जाना जाता था। जो भाग हो गया भैया ये हम लोग पढ़ के आते हैं गुप्ता एरा में, गुप्त वंश के समय में, गुप्ता एरा, गुप्त साम्राज्य के समय पढ़ के आते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथ जो है ये 1/4 हो गया है। ये वसूला जाता था भू राजस्व के रूप में दक्कन में मराठों के द्वारा। सरदेशमुखी जो है ये वंशानुगत जो होते थे उनके लिए भैया ये 10% जो है एक्स्ट्रा टैक्स होता था। एक्स्ट्रा टैक्स सरदेशमुखी और चौथ मराठा या शिवाजी महाराज से संबंधित हम लोग पढ़ के आते हैं। और भोगा जो यहाँ पे लिखा गया है ये मौर्य वंश से संबंधित हो गया है। मौर्य वंश से संबंधित टैक्स एक टाइप हो गया है। भोग, सरदेशमुखी, चौथ और भाग ये सभी हम लोग यहाँ से पढ़ लिए हैं भाई। ऑप्शन जो होगा आप सबका यहाँ पे क्या हो जाएगा? दक्कन में मराठों के द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% भाग को चौथ कहा जाता था
तो जैसा यहाँ पे इसके नाम में लिखा है 25% से आंसर आप सब पा लेते, ऑप्शन सी जो होगा हमारा यहाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, बाजीराव फर्स्ट और बाजीराव बल्लाल वॉज द सन ऑफ डैश। बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल डैश के पुत्र थे। एमटीएस में आया है, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के, रघुनाथ राव के, शिवाजी महाराज के या माधव राव के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के जो है ये पुत्र हुए थे, बालाजी बाजीराव या बाजीराव बल्लाल। मराठा वंश से पढ़ के आएंगे हम लोग, शिवाजी जो महाराज हैं ये फाउंडर हुए थे मराठा वंश के, फाउंडर ऑफ मराठा, मराठा वंश के फाउंडर में हम लोग इनको पढ़ के आते हैं। इनका राज्याभिषेक जो है वो कब होता है, राज्याभिषेक, राज्याभिषेक जो है वो कब हुआ था, तो 1674 में जो है इनका राज्याभिषेक होता है और अंग्रेजों के साथ संधि तक 1818 तक जो है मराठा वंश का शासन रहता है। 1674 शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के साथ 1818 तक जो है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव सेकंड के बीच में संधि होती है 1818 में, ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव सेकंड, तब तक इनका शासन रहता है भाई। आगे बढ़ाते हैं क्लास, नेक्स्ट पे आ जाओ। Who among the following was a famous ruler of the Maratha dynasty? निम्नलिखित में से कौन मराठा वंश का एक प्रसिद्ध शासक हुआ? पोरस, छत्रपति शिवाजी महाराज, मानसिंह और पृथ्वीराज चौहान। तो सही आंसर हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज, जो मराठा वंश के संस्थापक हुए थे। इन्होंने भैया स्थापना करी थी मराठा वंश की। मानसिंह पढ़ के आते हो, मानसिंह जो है भैया ये सेनापति था, इसका अकबर का सेनापति था, अकबर का, या आप यूं कह सकते हो 9 ज्वेल में से एक था। नवरत्न जो थे अकबर के नवरत्नों में शामिल था, अकबर के 9 रत्नों में से एक था। पृथ्वीराज चौहान हम लोग पढ़ के आते हैं भैया 1191 तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में जो है इसकी मोहम्मद गौरी को हराया था। और 1192 में जो है इनकी हार होती है सेकंड बैटल ऑफ तराइन में, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, तराइन का दूसरा युद्ध। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं कि तराइन का पहला युद्ध कब हुआ, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ। पोरस पंजाब के शाही वंश के शासक हुए थे, पंजाब से पढ़ के आते हैं हम लोग, और सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध होता है, सिकंदर व पोरस के बीच में भैया युद्ध होता है। तो आप सबसे पूछा जाता है किस नदी के किनारे युद्ध हुआ था, झेलम, वितस्ता, ऐसे हाइडेस्पीज का युद्ध भी बोला जाता है, हाइडेस्पीज का युद्ध भी इसे बोला जाता है। ठीक है, पंजाब के शाही शासक हुए थे, सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध होता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिवाजी महाराज वाज नोन एज, शिवाजी महाराज के समय में मंत्री परिषद के रूप में जाना जाता था अग्रहारम, अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान और नवरत्न। नवरत्न हम लोग पढ़ के आते हैं अकबर के समय में, जो फेमस नवरत्न हुए थे वो अकबर, जहां से एसएससी हम सबसे पूछते हैं। नहीं तो आप सब ये भी देख के आते होंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंश का शासक हुआ चंद्रगुप्त सेकंड के समय में। ठीक है, अष्टदिग्गज हम लोग पढ़ के आते हैं कृष्णदेवराय के शासनकाल में, कृष्णदेवराय, ये कहां पे थे भैया, विजयनगर में, विजयनगर एम्पायर जब पढ़ेंगे तो वहां पे कृष्णदेवराय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बाबर का समकालीन था, आप यूं कह सकते हैं। 1509 से लेके 1529 तक शासन रहता है विजयनगर में। और शिवाजी महाराज के जो थे भैया इन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। किस नाम से, अष्टप्रधान। सबसे इंपॉर्टेंट थे पेशवा, पढ़ के आते हैं हम लोग, वो प्रधानमंत्री होते थे, है ना। एक जब सर पे नौबत आती है यानी मुसीबत आती है तो सरिये नौबत, सरिये नौबत ये कौन होते थे, ये होते थे सरिये नौबत वाले, ये सेनापति होते थे, सेनापति है कि नहीं।
एक होते थे चिटनिस। चिटनिस जो राजकीय पत्रों को पढ़ के सुनाते थे, जो चिट्ठियों को पढ़ते थे, वो कौन होते थे? चिटनिस के नाम से उनको जाना जाता था। राजकीय पत्रों को पढ़ के सुनाते थे, उनको चिटनिस कहा गया था। अष्टप्रधान जो हम लोग पढ़ के आते हैं वो शिवाजी महाराज के दरबार में, शिवाजी महाराज के समय में पढ़ के आते हैं। अष्ट दिग्गज अगर आप सब यहाँ से देखोगे तो कृष्णदेवराय के समय की बात हो गई है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आओ। विजयनगर एम्पायर, कृष्णदेवराय फाउंडेड ए suburban township near Vijayanagar called Nagalpuram sorry after his death। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय ने अपने या अपने डैश के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना करी थी। कृष्णदेवराय जो है ये हम लोग पढ़ेंगे तो तुलु वंश से संबंधित पढ़ के आते हैं। ये तुलु वंश के शासक या वास्तविक फाउंडर के रूप में हम लोग पढ़ते हैं इनको भाई। ये संस्थापक भी कई बार पेपर में दिया जाता है, ये भी ध्यान रख सकते हो, नहीं तो फिर वीर नरसिंह का नाम आता है फाउंडर में। वीर नरसिंह केवल स्थापना से ध्यान रखोगे भैया, इन्होंने स्थापना करी। और अगर वीर नरसिंह ऑप्शन में नहीं है तो कृष्णदेवराय आप सब आंसर करेंगे। कृष्णदेवराय का शासन मैंने आप सबसे कहा कि भाई इनका शासन जो है वो 1509 से लेके 1529 तक रहता है, यानी बाबर के समय की बात है। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में सबसे शक्तिशाली शासक कहा है इन्हें। बाबर ने अपनी पुस्तक या अपने जीवन वृत्तांत बाबरनामा में इनको जो है भाई भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है कृष्णदेवराय को। विजयनगर एम्पायर जो है, अगर आपसे पूछे कि विजयनगर एम्पायर की स्थापना कब हुई थी तो आपका आंसर होगा 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं कौन? हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का के द्वारा स्थापना की जाती है। अपने पिता संगम के नाम पर एक डायनेस्टी, एक राजवंश की स्थापना ये करते हैं जो संगम वंश के नाम से जाना गया। संगम वंश के बाद जो शासन रहा वो सुलु वंश का रहा। सुलु वंश के बाद जो शासन रहा वो तुलु वंश का रहा। इसके बाद जो शासन रहा वो अराविडु वंश का रहा, अराविडु डायनेस्टी का। अब हम लोग यहाँ से बात कर लेते हैं कि भैया इनका शासन जो कब से कब तक रहा। तो पहला जैसे कहा था मैंने आप सबसे 1336 में, 1336 और लास्ट जो है ये 1646 तक जो इनका शासन रहता है, 1646। अराविडु वंश हम लोग पढ़ के आते हैं। 1336 से लेके जो है इनका शासन 1485 तक रहता है संगम वंश में, जिसमें देवराय फर्स्ट, जैसे हरिहर और बुक्का हुए, देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड हम लोग पढ़ के आएंगे। उसके बाद आता है सुलु वंश। सुलु वंश का शासन जो है वो 1485 से स्टार्ट होता है और 1505 तक जो है इसका शासन रहता है। तुलु वंश का शासन 1505 से लेके हम लोग पढ़ के आते हैं 1570 तक। ठीक है भाई। और अराविडु वंश का शासन जो है ये 1570 से लेके 1646 तक रहता है। अब एक क्वेश्चन यहां से आता है कि विजयनगर साम्राज्य का जो पतन हो गया था, विजयनगर साम्राज्य अपने डिक्लाइन, अपना पतन जो है विजयनगर साम्राज्य का कब होता है? 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा के युद्ध में। तालीकोटा बनीहट्टी राक्षसी कांगड़े का युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है 1565, ध्यान रख सकते हो। चलो आगे बढ़ाते हैं फिर क्लास। यहां से इस क्वेश्चन पे देखिएगा, विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय ने अपने डैश नाम पर विजयनगर के समीप नगरपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी। पिता, गुरु, बहन और माता। तो अपनी माता के नाम पर जो है एक नगरपुरम नामक एक नए नगर की स्थापना जो है कृष्णदेवराय के द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब्दुल रज्जाक एन इनवॉय फ्रॉम पर्सिया केम टू विजयनगर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ वूज रूल। फारसी दूत अब्दुल रज्जाक किसके शासन काल में विजयनगर की यात्रा पर आया था? एक तो आप सबसे पूछेगा निकोलो कांटी, इटली का यात्री है निकोलो कांटी। एक हो गया है अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक। एक ध्यान रखना है आप सबको, नुनीज, नुनीज ध्यान रखना। एक है बारबोसा, ये फॉरेनर ट्रेवलर हैं जो कि विजयनगर की यात्रा पर आते हैं। एक है डोमिंगस पायस, डोमिंगस पायस, बारबोसा, डोमिंगस पायस, ये नाम ध्यान रखने हैं। अब निकोलो कांटी जो है ये विजयनगर की यात्रा पर जब आता है तो देवराय फर्स्ट का शासन होता है।
देवराय फर्स्ट। अब्दुल रज्जाक जब विजयनगर की यात्रा पर आया था तो यहाँ देवराय सेकंड का शासन होता है, देवराय द्वितीय। नोनीत जब भारत आता है या विजयनगर की यात्रा पर आता है तो अच्युत राय का शासन होता है, अच्युत राय का शासन होता है। 1535 में आया था ये भाई, 1535, 1535 में। बारबोसा और डोमिंगस पाइस जब भारत आते हैं तो उस समय कृष्णदेवराय का शासन था। क्या ध्यान रख लेना है, कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय का शासन रहा था, ठीक है। कृष्णदेवराय ने एक पुस्तक लिखी थी अमुक्त माल्याद, अमुक्त माल्याद पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी, कृष्णदेवराय के द्वारा। एक संस्कृत की पुस्तक भी लिखी थी, संस्कृत की पुस्तक का नाम था जामवंती कल्याणम, जामवंती कल्याणम। ये संस्कृत की पुस्तक थी, ये तेलुगु में थी, ये पुस्तक लिखी गई थी। अब आप सब पांचों जो ये फॉरेनर ट्रेवलर थे, जो विदेशी यात्री थे, जो कि विजयनगर की यात्रा पर आते हैं, तो यहाँ आप इन पांचों को समझेंगे और अब आप सब इस क्वेश्चन का आंसर भी कर पाएंगे। तो फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक जो है वो किसके दरबार में आता है, निकोला कॉन्टी आता है देवराय फर्स्ट के समय में। और फारसी राजदूत जो अब्दुल रज्जाक जो है फिर वो किसके दरबार में या किसके समय में आता है विजयनगर, तो वो देवराय सेकंड के समय में भारत आता है। हरिहर और बुक्का ये फाउंडर हुए थे भैया विजयनगर के, फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर, फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य के जो हैं शासक या संस्थापक के रूप में इनका नाम आता है। आगे बढ़ाते हैं क्लास को, इसके बाद फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। द लोकल कम्युनिटीज ऑफ मर्चेंट्स वर नोन एज डैश इन द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के स्थानीय समुदायों को डैश के रूप में जाना जाता था। विजयनगर शासन के समय जो स्थानीय व्यापारी होते थे उन्हें क्या कहते थे, राजवरुस, नरपति, कुदराई चेट्टिस और गजपति। गजपति मतलब हाथियों का स्वामी ना, हाथियों का स्वामी नाम से पता चलता है, हाथियों का स्वामी। नरपति मनुष्य का स्वामी, मनुष्य का स्वामी हो गया है। राजवरुस जो है ये राजगृह से यानी राजगृह से संबंधित कुछ है। कुदिराई चेट्टिस जो है ये विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों का जो स्थानीय समूह होता था उन्हें कुदी कहा जाता था। क्या मतलब, कुदिराई चेट्टिस के नाम से आप याद रख सकते हैं, ठीक है भाई, कुदिराई चेट्टिस के नाम से। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भैया, सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद हम लोग, नेक्स्ट है द पतनुलकर माइग्रेटेड फ्रॉम द गुजरात रीजन टू द विजयनगर स्टेट, दे वर डैश। पतनुलकर गुजरात क्षेत्र से विजयनगर राज्य में चले गए थे, वे कौन थे, गोल्ड स्मिथ्स सुनार, कॉटन ट्रेडर्स कपास के व्यापारी, सिल्क वीवर्स रेशम बुनकर, या डायमंड मेकर्स हीरा निर्माता। तो भाई डायमंड और ऐसे तो कोई बात थी नहीं, वो कौन थे भैया, वो सिल्क वीवर्स थे, रेशम बुनकर, रेशम बुनकर थे वो। तो ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का, सी सही आंसर हो जाएगा, रेशम बुनकर से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो, द अमर नायक वॉर डैश इन द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य में अमारा नायक जो हैं वो क्या थे, मजदूर, पोस्ट लेबर, फाइनेंस ऑफिसर, वित्त अधिकारी, ऑर्डिनरी पीजेंट साधारण खेतीहर, या मिलिट्री कमांडर, सैन्य कमांडर जो होते थे उन्हें कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था भाई, जो विजयनगर साम्राज्य में जो हमारा नायक होते थे वो कौन थे, वो मिलिट्री कमांडर होते थे। तो मतलब विजयनगर साम्राज्य से संबंधित जो है वो टर्मिनोलॉजी से कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो हमारा नायक जो थे वो सैन्य कमांडर होते थे, सैन्य कमांडर। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में देखोगे पतनुलकर जो गुजरात क्षेत्र से विजयनगर में चले गए थे तो वो कौन थे, वो सिल्क वीवर हो गए थे, सिल्क वीवर। विजयनगर में व्यापारियों के स्थानीय समूह को क्या कहा जाता था, कुदिराई चेट्टिस कहा जाता था। तो ये जो तीन क्वेश्चन यहाँ से पूछे हैं ना, ये आप यूं कह सकते हैं टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, टर्मिनोलॉजी बेस्ड याद रख सकते हो आप सब। यहाँ पे जो व्यापारियों का स्थानीय समुदाय क्या कहलाता था, कुदिराई चेट्टिस के नाम से। पतनुलकर जो कौन थे, ये रेशम बुनकर थे। और सैन्य कमांडर को क्या कहा गया, हमारा नायक जो है वो सैन्य कमांडर को कहा गया था। तो ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, while historians use the term Vijayanagar Empire and contemporaries of this empire described it as the dash।
यद्यपि इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का उपयोग करते हैं और इस साम्राज्य के समकालीनों ने इसे डैश के रूप में वर्णित करा है। गजपति साम्राज्य, कर्नाटका साम्राज्य, कर्नाटका साम्राज्यम, आंध्र साम्राज्य या स्थलपति साम्राज्य। जैसा कि आप सब जानते हैं विजयनगर साम्राज्य जो है कहाँ है, कर्नाटक में। इसकी कैपिटल जो है वो कहाँ है, हम्पी। कैपिटल पढ़ के आते हैं हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के किनारे पढ़ के आते हैं, तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा नदी का नाम ध्यान रखना है। तो इससे भैया ये 3-4 बातें आप सबके यहां से क्लियर हो जानी हैं, ठीक है। तो हम्पी कर्नाटक में है और कर्नाटक साम्राज्यों के नाम से जो है इतिहासकार विजयनगर शब्द का उपयोग किया है। तो ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। इसके बाद नेक्स्ट है रायचूर दाऊब, द लैंड बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा was a reason of conflict between the kings of विजयनगर एंड डैश। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच की भूमि रायचूर द्वाब विजयनगर और डैश के राजाओं के बीच का संघर्ष का कारण थी। मालवा, गोलकुंडा, बहमनी और बंगाल। तो दोनों साम्राज्य जो है ना कुछ समय के अंतराल के बाद ही स्थापित होते हैं, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की अगर आप सबसे पूछी जाए कि इसकी स्थापना जो है भैया कब और किसने करी, तो आंसर आएगा 1347 में जो है हसन गंगू के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, जो कि अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से राजा बनता है। अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से राजा बनता है और गुलबर्गा को कैपिटल बनाता है। और जब विजयनगर की स्थापना होती है, विजयनगर एम्पायर की स्थापना हुई थी, विजयनगर 1336 में कर्नाटक के हम्पी में जो इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी। ये दोनों साम्राज्य की जब स्थापना होती है तो आप सब जानते हैं कि सल्तनत काल का समय चल रहा था, सल्तनत काल। और इस समय जो है वो किनका शासन था, तो तुगलक वंश का शासन था, तुगलक वंश। और कौन शासन कर रहा था, ये पेपर में भी आया है कि किसके शासन काल में जो है दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय की बात है। मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन है वो 1325 से लेके 1351 तक इसका शासन रहता है। 1325 से लेके 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक का शासन रहा और इसके शासनकाल में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है, महाराष्ट्र और दक्षिण में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आओ। विच बैटल लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द विजयनगर एम्पायर? किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? रायचूर का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध या आरकोट का युद्ध? तालीकोटा का युद्ध को ये भी कह देते हैं भैया राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, या इसको कह देते हैं बनी हट्टी का युद्ध, बनी हट्टी का युद्ध, जो कब होता है, तो ये 23 जनवरी कब होता है भैया? 1565 को जो है ये युद्ध होता है और इस युद्ध के बाद जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है, भाई डिक्लाइन हो जाता है। तो आप कहेंगे कि ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का सी सही आ जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये 1576 में होता है। ये किसके बीच का युद्ध था? ये महाराणा प्रताप व अकबर के बीच का युद्ध हुआ, अकबर। और इसके बाद जो है भाई अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार करा, मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में शामिल करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद प्रोविडा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बिलोंग्स टू विच एम्पायर? स्थापत्य की जो प्रोविडा शैली है ये किस साम्राज्य से संबंधित है? प्रोविडा शैली विजयनगर, गुप्त, मौर्य और बहमनी। तो ये है विजयनगर एम्पायर से संबंधित। प्रोविडा शैली जो है ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हो गई है। गुप्त वंश की स्थापना करता है श्रीगुप्त,
जबकि वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट को। मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में। बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह ये बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है 1347 में। और स्थापत्य की जो प्रविड़ा शैली है वो विजयनगर से है। पित्राजुरा पढ़ के आए थे, मुगल वंश में शाहजहां से संबंधित पढ़ के आए थे, ठीक है, पित्राजुरा। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद फिर डैश वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मगध, कांची, हम्पी, कल्याणी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी दोस्तों? हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। हम्पी के स्मारक जो है भैया ये यूनेस्को में भी शामिल है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इनको शामिल किया गया है। हम्पी याद रखेंगे यहां से, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज एस्टेब्लिश्ड इन द किंगडम ऑफ विजयनगर। बताइएगा क्या होगा सही आंसर भाई हमारा यहाँ पे इसका। ये बहुत आसान वाला क्वेश्चन है कि किस राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी? तो हरिहर और बुक्का ने अपने पिता के नाम पर जो है, हरिहर व बुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। समय आप सबको याद है 1336। संगम राजवंश का शासन आप सबको बताया भाई 1336 से लेकर 1485 तक जो है वो संगम राजवंश का शासन रहता है। उसके बाद तुलुव राजवंश का आता है, जबकि तुलुव राजवंश का शासन जो है हम लोग पढ़ के आते हैं कि 1505 से लेके रहता है भाई 1570 तक। 1570 तक। इस वंश के वास्तविक संस्थापक में नाम आता है कृष्ण देव राय का। तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है कृष्ण देव राय के समय को। और इनके दरबार में जो है 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। अष्ट दिग्गज जिन्हें कहा गया, अष्ट दिग्गज कहा गया इन्हें, ठीक है, अष्ट दिग्गज के नाम से जाना गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना करी थी? तो आंसर क्या करेंगे? संगम राजवंश ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। समय क्या था? 1336 का समय था। चलिए आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पे आओ। द अनंतराज सागर टैंक वॉज बिल्ट बाय द डैश रूलर। अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण जो है वो डैश के शासकों के द्वारा किया गया था। अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण जो है वो किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया था? विजयनगर, मराठा, पाल और चोल। सही आंसर क्या हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य के शासकों के द्वारा किया गया था। पाल वंश का फाउंडर अगर आप सबसे पूछे कि पाल वंश का फाउंडर कौन था तो क्या आंसर करोगे? गोपाल जो है वो पाल वंश का फाउंडर हुआ था। इस वंश का एक शासक हुआ था धर्मपाल। धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी भाई। विक्रमशिला, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है वो किसने करवाई थी? धर्मपाल ने करवाई थी, ठीक है भाई। चोल वंश की स्थापना में विद्यालय का नाम पढ़ के आते हो, विजयालय। मराठा वंश की स्थापना किसने करी थी? तो शिवाजी महाराज का नाम आता है। 1674 में राज्याभिषेक से लेके ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बाजीराव द्वितीय के संधि तक 1818 तक जो इनका शासन रहता है, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य का शासन आप सबको पता हो 1336 से लेकर 1485 तक रहता है विजयनगर साम्राज्य का शासन। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कृष्णा थर्ड ऑफ मान्यखेत बिलोंग टू विच डायनेस्टी। मान्यखेत के कृष्ण तृतीय का संबंध जो है वो किस राजवंश से था? चेर, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। तो भैया इनका संबंध था राष्ट्रकूट राजवंश से। राष्ट्रकूट राजवंश के अगर पूछे आप सबसे किसकी स्थापना किसने करी थी तो फाउंडर कौन थे? दंते दुर्ग। मान्यखेत राजधानी कह दिया है तो दंते दुर्ग के द्वारा स्थापना की गई थी। इसी वंश के शासकों ने जो है भैया एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था। एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था। एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था? राष्ट्रकूट राजवंश के शासकों के द्वारा। नाम किसका याद रख सकते हो? कृष्ण प्रथम, कृष्ण फर्स्ट का नाम आप यहां से याद रखोगे।
गुर्जर प्रतिहार वंश के फाउंडर कौन थे? तो नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट का नाम ध्यान रखोगे। नागभट्ट प्रथम के द्वारा जो है गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना की गई थी। पाल वंश से मैंने आप सबसे कहा कि पाल वंश के फाउंडर जो है वो कौन हुए थे? तो गोपाल। जरा कमेंट करो और बताओ कि चेर वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन जो आपका सही क्या होगा यहाँ से भैया? मान्यखेत के कृष्ण तृतीय का संबंध जो है वो राष्ट्रकूट राजवंश से था। किससे संबंधित था भाई? मान्यकूट या मान्यखेत के कृष्ण जो तृतीय हुए थे इनका राष्ट्रकूट राजवंश से संबंध था। आगे बढ़ाते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आओ। Who among the following performed a ritual called हिरण्यगर्भा? निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था भाई? हिरण्यगर्भ अनुष्ठान का मतलब होता था कि भाई अगर पिछले जिस जन्म में अभी हैं और अगर हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करवाते हैं तो जैसे कि वो अगले जन्म में क्षत्रिय के रूप में पैदा होंगे। तो हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करवाने वाले शासक का नाम क्या था? वो अगली बार भी जो है वो क्षत्रिय के रूप में पैदा होना चाहते हैं, तो इस अनुष्ठान का नाम क्या था? हिरण्यगर्भ। करवाया किसने था? दंतिदुर्ग ने, गोविंद प्रथम ने, ध्रुव या धारावर्ष ने या कृष्ण प्रथम ने? तो सही आंसर होगा ये करवाया था दंतिदुर्ग ने। किसने करवाया था भाई? दंतिदुर्ग के द्वारा यह करवाया गया था। कृष्ण प्रथम से मैंने आप सबसे कहा कि एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया। एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया। और अगर आप सबसे पूछे कि भैया इसको तोड़ने का प्रयास किसने करा था? इसको तोड़ने का प्रयास किस मुगल वंश के शासक ने इसको तोड़ने का प्रयास करा था? तो आंसर होगा औरंगजेब ने इसे तोड़ने का प्रयास करा था। औरंगजेब, औरंगजेब जिसका शासन जो है भाई 1658 से लेके 1707 तक रहा। 1658 से लेके 1707 तक जो है इसका शासन रहा था। चलो आगे बढ़ाते हैं इसके बाद फिर नेक्स्ट पे आओ। Who among the following was defeated in the Battle of चंदेरी? 1828 में चंदेरी के युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी हार होती है? चंदेरी के युद्ध में देखो भैया, बाबर ने जो है भाई भारत आने के बाद, जब बाबर ने भारत पर 5 बार हमला करा था, 1519 में यूसुफ जाही जाति के खिलाफ जो है वो बाबर का पहला अभियान था। 4 युद्ध पढ़ के आने हैं, एक 1526 का, एक 1527 का, एक 1528 और एक 1529। चारों युद्ध में जो है बाबर ही विनर रहता है, इसकी जीत होती है। अब हम लोग पढ़ते तो फिर हार किसकी हुई थी? 1526 वाला जो पहले इसे कहते क्या? ये है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध। 1527 में जो है बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा, ये कब हुआ था? तो ये 1527 में। 1528 में जो है ये है बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी। और 1529 में जो है बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा। अब इस युद्ध में जो है भैया किस किस की हार होती है? पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को हराया था। इब्राहिम लोदी हारा। 1527 के खानवा के युद्ध में जो है राणा सांगा की हार होती है, राणा सांगा। 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी में जो है मेदिनी राय की हार होती है, मेदिनी राय की हार हुई थी। और 29 में घाघरा के युद्ध में जो है इसने अफगानों को हराने का काम करा था भाई, अफगानों की हार होती है। यहाँ चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो मेदिनी राय को हराया था। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। शेरशाह सूरी, बैटल ऑफ चौसा से बहुत पूछा जाता है भाई। चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा, ये कब लड़ा गया था? तो 1539 में हुमायूं को हराया था। 1539 में हुमायूं को हराया था शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में। चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ इसके बाद। Who was the मुगल एम्परर ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? पानीपत के तीसरे युद्ध के दौरान मुगल सम्राट कौन था? अकबर सेकंड, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह जफर। देखो पहला अगर आपको पता है कि बैटल ऑफ पानीपत का जो थर्ड बैटल हुई थी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये 1761 में होती है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है 1761 का, तो आप सब ये तो जरूर पढ़ के आए होंगे 1764 बक्सर का युद्ध, ये तो पढ़े होंगे, बैटल ऑफ बक्सर। ये बक्सर का युद्ध जो है वो कब होता है? 1764 में।
इसमें तीन सेनाएं जो है वो एक तरफ होती हैं, एक तरफ होता है मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, एक तरफ होते हैं बंगाल के नवाब शाह आलम द्वितीय के साथ बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब और नवाब ऑफ अवध और अवध के नवाब। और भैया एक तरफ होता है अंग्रेज हेक्टर मुनरो, अंग्रेज हेक्टर मुनरो। ठीक है, तो ये युद्ध ये हार जाते हैं, हेक्टर मुनरो की जीत होती है। और फिर जो शाह आलम द्वितीय है ये बंगाल और बिहार की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देता है 1765 में। शाह आलम क्या करता है, बंगाल की दीवानी जो है वही ईस्ट इंडिया कंपनी को देता है, बंगाल की दीवानी जो है वो दीवानी नियुक्त करता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और कब ऐसा कर देता है भैया ये ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवानी नियुक्त करता है 1765 में। ठीक है, तो सही आंसर क्या हुआ आपका, शाह आलम सेकंड, ध्यान रखेंगे। अकबर द्वितीय से बताया था इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देने का ये काम करता है। बहादुर शाह जफर जो है लास्ट मुगल रूलर हुआ था, लास्ट मुगल रूलर, अंतिम जो है मुगल शासक हुआ था। 1857 की क्रांति में नेतृत्व करता है। फिर इसे ब्रह्मा भेज दिया जाता है रंगून, और वहां रंगून या ब्रह्मा में इसकी मृत्यु हो जाती है 1862 में। आगे बढ़ाएं क्लास, फिर शाह आलम द्वितीय, ध्यान रखेंगे। द फेमस ट्रिपार्टिट स्ट्रगल वॉज फोर्ट फॉर कंट्रोल ओवर डैश इन द अर्ली मेडिवल पीरियड। प्रसिद्ध त्रिपक्षीय युद्ध जो है वो प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में डैश पर नियंत्रण पाने के लिए लड़ा गया था। अब त्रिपक्षीय युद्ध था तो भैया इसमें कुछ ऐसा हुआ होगा कि तीन सेनाओं ने भाग लिया होगा, है ना, तीन सेनाएं युद्ध लड़ रही थी आपस में। तो एक कौन सा था भैया, एक थे पाल वंश से, पाल डायनेस्टी वाले शासक थे, क्या ध्यान रखना है, पाल। एक जो हम लोग इस अभी पढ़ के है ना राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट डायनेस्टी वाले थे। अब तीसरे नंबर पे जो साथ एक ऑप्शन में भी दिखे थे आप सबको सारे, प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वाले। तो इन तीनों के बीच में त्रिपक्षीय युद्ध हो रहा था। और किस पर नियंत्रण पाने के लिए युद्ध हो रहा था, एक कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए जो है ये युद्ध हो रहा था। तो ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या सही हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, मान्य खेत वाले तो राष्ट्रकूट मान्य खेत वाले ही हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ाओ लो क्लास, नेक्स्ट पे आओ। पृथ्वीराज थर्ड यानी पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड अफगान रूलर सुल्तान मोहम्मद गोरी इन डैश। पृथ्वीराज थर्ड ने या पृथ्वीराज तृतीय ने सन डैश में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था। मोहम्मद गोरी, देखो भैया यहाँ जो है आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, 1191 और 1192। 91 में होता है फर्स्ट बैटल ऑफ द राइन, ये दोनों ही ऑप्शन में देता है फर्स्ट बैटल ऑफ द राइन। और 1192 में क्या होता है भैया, सेकंड बैटल ऑफ द राइन। बहुत ध्यान से पढ़ लेना होता है क्वेश्चन को, सेकंड बैटल ऑफ द राइन। दोनों युद्ध दोनों के बीच में होते हैं, यानी पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गौरी के बीच ही होते हैं पहले युद्ध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया है। अब आप समझ जाइएगा कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को तराइन के पहले युद्ध में हराया था, जबकि दूसरे युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज थर्ड को हराने का काम करा था भाई, पृथ्वीराज थर्ड। जयचंद इसमें मोहम्मद गौरी की मदद करता है, जयचंद। फिर ये जयचंद को कहां बख्शने वाला था, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में भी युद्ध होता है। इस युद्ध को कहते हैं बैटल ऑफ चंदावर। ये क्या हुआ आपका, बैटल ऑफ चंदावर। चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था, 1194 में जो है बैटल ऑफ चंदावर हुआ था। और इस युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी किसे हरा देता है, जयचंद की मृत्यु हो जाती है। ये गढ़वाल वंश का शासक था, लास्ट। अंतिम गढ़वाल वंश का शासक हुआ। ठीक है भाई, और पृथ्वीराज चौहान चौहान या चहमान वंश से संबंधित है। नेक्स्ट देखो, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइंड बिटवीन शिवाजी एंड जयसिंह फर्स्ट। शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, 1665, 1655, 1755, 75
और 1685। तो पुरंदर की संधि जो है वो कब साइन होती है? ये 1665 को शिवाजी महाराज और जयसिंह के बीच में होती है। बहुत फेमस संधि है, तो बहुत बार एग्जाम में भी पूछी गई है। पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी महाराज और जयसिंह प्रथम के बीच में होती है। ऑप्शन क्या मार्क कर देंगे आप लोग यहाँ से? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द ट्रीटी ऑफ सालबाई साइंड? निम्नलिखित में से किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? सालबाई की संधि कब होती है भैया? 1817 में, 1769 में, 1800 में और 1782 में। सालबाई की संधि पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच की संधि, ईस्ट इंडिया कंपनी और 1782 में जो है ये संधि होती है भाई। 1782 में संधि होती है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका डी सही आंसर हो जाएगा। 450 तक आज यहीं तक इस क्लास में, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सब मेहनत करिएगा, पढ़ते रहिएगा। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।